नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक बिंदु है शिक्षण वीडियो में, उससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका कौन सा इनमें से उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मूल्यांकन को नियमित समग्र बनाना, क्योंकि मूल्यांकन नियमित व समग्र बनाता है। दूसरा ऑप्शन है अपने सामने कि मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। तीसरा है मूल्यांकन में शिक्षक रटने पर जोर देता है, ठीक है। और चौथा है मूल्यांकन में निदान व उपचार पर बल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है उसमें शिक्षक जो होता है वो बच्चे को रटने पर जोर नहीं देता है, बल्कि इसमें क्या करता है, समझने पर बल देता है। ध्यान रखना है इस बात का, किस पे बल देता है, समझने पर बल देता है। अगर ऑप्शन में आपके सामने यहाँ पर यह आ जाए कि मूल्यांकन में शिक्षक बच्चे को रटने के बजाय समझने पर बल देता है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा कि मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करता है। वास्तव में मूल्यांकन होता है ये, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कोई ये उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया जाता है, यानी प्रभावी रूप से किस पे बल दिया जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाता नहीं, बल दिया है। किसने बल दिया, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से किसने बल दिया, यानी एक आयोग था मुदालियर आयोग, राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या इनमें से सभी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल जो है वो मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मुदालियर आयोग ने इसको बनाने के लिए कुछ नियम्स बताए थे। अगला है कि कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, यानी ऐसी कौन सी एक गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए मतलब प्रेरित करती है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सीखने में मतलब एक सक्षम कर देती है कि वो आराम से सीख जाता है। पुरस्कार दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, व्याख्यान दिया जाता है, फिर संवाद करवाया जाता है। तो ध्यान रखना, बच्चों को भाषा शिक्षण के लिए मतलब सक्षम बनाने के लिए, भाषा को सीखने या भाषा में सक्षम बनाने के लिए संवाद जो है ना वो एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, जिसके माध्यम से बच्चे हैं वो सक्षम हो जाते हैं भाषा को सीखने के लिए। आई बात समझ में। पुरस्कार देंगे तो वो प्रोत्साहित होंगे, निर्देश देंगे तो वो अपने निर्देश मानेंगे, व्याख्यान देंगे तो उसको वो एक बार सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। परंतु आपस में अगर संवाद करवाया जाता है बच्चों को, तो वो वाला भाषा सीखने की गतिविधि में विद्यार्थियों को सक्षम बनाता है। यानी इसमें बच्चों के जो विचार होते हैं वो भी बाहर निकल करके आते हैं कि बच्चे किस प्रकार की सोच रखते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर के। आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आकलन का प्रयोग भाषा की जानकारी के लिए, परस्पर तुलना के लिए, सीखने में मदद करने के लिए, या कितना सीखा उसको आंकने के लिए। तो आकलन का प्रयोग जो है वो सीखने में मदद करता है। क्या करता है, सीखने में मदद करता है। कैसे करता है, क्योंकि अपन दो बच्चों में आकलन करेंगे तो कहेंगे कि ये इतना अच्छा बता रहा है, आप क्यों नहीं बता रहे। तो वो क्या है कि दूसरे बच्चे को प्रोत्साहित होगा उससे कि हाँ मैं भी इतना अच्छा करूँ। भाषा सभी विषयों में है, यानी क्या है, भाषा सभी विषयों में अध्याय होते हैं, प्रारंभ होता है, केंद्र होता है, या फिर पढ़ने के लिए होती है। क्या है ये, मतलब भाषा सभी विषयों की केंद्र बिंदु मानी जाती है। क्या मानी जाती है, केंद्र बिंदु मानी जाती है। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह पोर्टफोलियो क्या होती है, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों में, ध्यान रखना, कौशल का जो विकास होता है ना उसकी ओर इंगित करता है। पोर्टफोलियो का मतलब कौशलों का विकास करना। तो देखिए, विद्यार्थियों में कौशलों के विकास की ओर वो इशारा करती है, यानी इंगित करती है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति जो है उसका सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होता है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, परिचर्चा, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या फिर सभी। तो
उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए ये सभी जो क्रियाएं हैं कि उनको परिचर्चा भी करवानी चाहिए, उनसे प्रश्न भी पूछने चाहिए, उनकी प्रतिक्रिया वो क्या व्यक्त करते हैं वो भी जानना चाहिए एक शिक्षक को। तो सभी उत्तर सही होगा, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। सतत आकलन का उद्देश्य ये है जानना, यानी सतत आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों ने कितना सीखा, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं। तो सतत आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है। आकलन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना सीखा है, अन्यथा अध्यापक को पता ही नहीं चलेगा। कक्षा 8 की बात है कि कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मौखिक परीक्षा होगी, या व्याकरण की जानकारी होगी, या लिखित परीक्षा होगी, या भाषा के प्रयोग की क्षमता होगी। इसमें क्या होगी, तो भाषा के प्रयोग की क्षमता है वो होगी कि बच्चों का सतत आकलन करने, यानी कक्षा 8 के बच्चे हैं इसके भाषा के प्रयोग की क्षमता। अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। यानी विशेष जो बच्चे होते हैं ना उनकी भाषा का आकलन करने के लिए, यानी विशेष कुछ बच्चे होते हैं, कुछ तो मंदबुद्धि होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, तो उनकी भाषा का आकलन करने के लिए अपन को उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, या उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, या उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट देनी चाहिए, या फिर उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। तो ध्यान रखना, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में रखना। अब इसमें दया रखनी चाहिए तो मंदबुद्धि वालों के लिए आगे, तो प्रतिभाशाली भी तो विशेष ही होते हैं। फिर उन्हें प्रश्नों की संख्या में कुछ छूट देनी चाहिए, ये बात भी गलत है। उन्हें अधिक अंक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न को देखिए, भाषा को समझिए पहले परीक्षा में कि पूछ क्या रहा है। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य इनमें पहला है कि केवल बच्चे की कमियां जानना, दूसरा है बच्चों के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, तीसरा है बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, चौथा है केवल ये जानना कि बच्चों में कितना सीखा है। तो भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है केवल बच्चों की क्या है, कमियां। आकलन तो तभी होगा ना कि तुम्हारे में ये क्या क्या कमियां हैं। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण के नियमों को रटना, दूसरा है सही रूप में समझना, तीसरा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशील का उपयोग करना, चौथा है दूसरों के अनुभवों से जुड़ना और संदर्भ में चीज़ों को समझना। तो मतलब उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का इसमें उद्देश्य ये नहीं है कि व्याकरण के नियमों को रटना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए, है ना। सही रूप में उनको समझेंगे, निजी अनुभव यानी अपन भी खुद भी अपने नियम निकाल सकते हैं, और दूसरों के अनुभवों से भी अपन को जुड़ना चाहिए कि ये अगला अपने को ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ये वाला इसमें ऑप्शन है, सही उत्तर होगा। अगला है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। दूसरा है त्रुटियां जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया में उसका एक पड़ाव भी होता है। तीसरा है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग भी तय करती हैं। चौथा है त्रुटियों का अर्थ है भाषा की अज्ञानता। ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है, या तो इस प्रश्न को समझ के उत्तर दीजिएगा, या फिर इसमें तुक्का लगाने की कोशिश मत कीजिए। 100% ये गलत होगा आप लोगों का, यानी 99% विद्यार्थियों का ये प्रश्न गलत होगा। वो इतना सोच समझ नहीं सकते हैं। इसमें पूछ क्या रहा अपन से कि बच्चों के भाषा में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसमें त्रुटियों का अर्थ भाषा की अज्ञानता नहीं है, त्रुटियों का अर्थ है वो भाषा की अज्ञानता नहीं होता है। बल्कि देख लो, आप समझो इस प्रश्न को। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि त्रुटियों का अर्थ है शिक्षक में कमी, ठीक है। दूसरा है त्रुटियां जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया उसका एक पड़ाव होता है, यानी गलती तो होंगी, कुछ सीखेंगे तो। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग भी करती है, यानी गलती होती हैं तो अपनी सहायता भी होती है फिर दूसरी तरफ से कि मुझे ये समझ में नहीं आता, दोबारा शिक्षक उसकी सहायता भी करता है। भाषा में
आकलन करने के बाद में महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। यानी भाषा का जब अपन आकलन कर लेंगे तो महत्वपूर्ण इसमें सोपान कौन सा होगा, तो आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है कि भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होता है आकलनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। भाषा में आकलन करने के बाद में महत्वपूर्ण ये सोपान है वो माना जाता है। यानी अभिभावकों से विचार विमर्श जरूर करना चाहिए आकलन के बाद में कि बच्चे में ये कमियां हैं, ये फायदा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निहितार्थ होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो किस लिए होता है, तो प्रतिदिन परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, हर महीने परीक्षाएं लेना, या फिर बच्चों के परीक्षा संबंधी भय समाप्त करना। तो सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ, इसका भलाई यानी अच्छाई इसी में है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर आकलन करते रहना चाहिए कि ये कितना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इससे मूल्यांकन इसमें एक आवश्यक तत्व होता है। भाषा सीखने में विशेष महत्वपूर्ण क्या होता है, संचार माध्यमों का उपयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा की समृद्ध परिवेश या शिक्षक का भाषा ज्ञान। इसमें मतलब भाषा सीखने और सिखाने में विशेष महत्वपूर्ण अपन को एक तत्व पूछा, वो कौन सा होता है, वो होता है भाषा के समृद्ध परिवेश। मतलब भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो समृद्ध परिवेश होता है, वहाँ का वातावरण। यानी जैसा वहाँ के लोग भाषा बोलेंगे उसी प्रकार की भाषा वो बच्चे सीखेंगे। यदि कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उसकी भाषा सुधारने के लिए क्या करोगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन दोगे, या फिर उन्हें कम गतिविधियां करवाओगे, या फिर उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाओगे, या फिर उन्हें सभी बच्चों से अलग रखोगे। तो यदि कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिक्षक का यही प्रमुख गुण धर्म होता है कि अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको उपयुक्त साधन दिलाए जाए जिससे कि वो पढ़ने में उसको समस्या का सामना ना करना पड़े। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है कौन है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है अलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट, मौलिक विचार, या फिर सशक्त वाक्य विन्यास। तो बच्चों के सशक्त लेखन अक्षमता का परिचायक है वो मौलिक विचार होते हैं। क्या होते हैं, मौलिक विचार होते हैं, जिससे कि सशक्त और लेखन क्षमता का परिचायक माना जाता है। किस तरह के बच्चों में को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, यानी किस प्रकार के बच्चे होंगे वो, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, या जिनकी मातृभाषा सरल है। यानी जो बच्चे हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होगी, तभी उनको सामना करना पड़ेगा, अन्यथा तो वो आराम से सीख सकते हैं। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, यानी अभ्यास किसको कहेंगे, पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या फिर बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या फिर बच्चों को तार्किक बनाते हैं। यानी अभ्यास का क्या उद्देश्य होता है, अभ्यास कहते किसे हैं, अभ्यास पाठ को समझने में मदद करता है। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि अभ्यास पाठ को समझने में कैसे मदद कर सकता है, तो बताऊँ आपको। आप लोगों की व्याख्याता है द्वितीय श्रेणी में आचार्य शुक्ल के कुछ श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, लोभ और प्रीति, ऐसे निबंध जुड़े हुए हैं, उनको एक बार पढ़ लेना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि आप वो निबंध पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये 100% सत्य है, कटु सत्य है ये। बल्कि कई लोग कहते हैं कि वो बहुत आसान है, जबकि मुझे पता है वो कितने का आसान है। पढ़े आपने भी होंगे, पढ़े हमने भी होंगे, पढ़े जो कह रहा है कि आसान है उनको। यहाँ पर ही अपन को उन निबंधों के लिए चर्चा छेड़ने का पीछे ये रीज़न था कि पाठ को समझने में मदद करते हैं। उन निबंधों को तभी समझ पाओगे आप जब बार बार पढ़ोगे, कम से कम 20 या 30 बार उन निबंधों को पढ़ोगे ना, तब आपको ऑटोमेटिक वो बात समझ में आना लग जाएगी कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है अपन को। इसलिए वो क्या है कि मतलब बार बार अभ्यास करना चाहिए किसी चीज़ का। अपन कोई चीज़ अपने समझ में नहीं आती और उसको अपन बार बार पढ़ते हैं ना, 2 3 4 5 10 15 बार, तो वो ऑटोमेटिक समझ में आती है। कई कई बिंदु, कई कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो शिक्षक के समझाने पे बच्चा नहीं समझ पाता है कि शिक्षक तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके चला गया परंतु बात पल्ले ही नहीं पड़ी। सही है ना बात। तो वो चीज़ें हैं कि उसको आप बार बार करो,
तब आपको ऑटोमेटिक आपका दिमाग कहने लग जाएगा कि हाँ अब मामला फिट हो रहा है, आराम से अब समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो पाठ को समझने में अभ्यास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगला है कि इनमें से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। अब उत्तम परीक्षण की विशेषता पूछा है तो वैधता, नहीं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, मतलब नहीं है भिन्न। वैधता, विश्वसनीयता, अभिक्षमता या फिर वस्तुनिष्ठता। तो ध्यान रखिएगा, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न होता है वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अभिक्षमता का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। अभिक्षमता जो चीज़ होती है ना वो शिक्षण से संबंधित होती है, शिक्षण की प्रक्रिया होती है ना कि बच्चा कितनी क्षमता रखता है ग्रहण करने की। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चा क्या सीखा है यह जानना, बच्चे की सीखने से आई कठिनाइयों को जानना, बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना या फिर सभी। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे ने क्या सीखा है ये जानना चाहिए शिक्षक को, बच्चे की सीखने से आई कठिनाइयों को जानना कि बच्चे को सीखने में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसका निराकरण करना चाहिए, बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना यानी इसने सीखा है तो उत्तीर्ण होगा, नहीं सीखा है तो अनुत्तीर्ण करना, यानी सभी के सभी सही है। आशा करता हूँ कि आपको ये 20-22 प्रश्न आराम से समझ में आए होंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, जैसे यूपी टेट है, एस टेट है, सी टेट है, बिहार टेट है, एमपी टेट है, वहाँ से चारों तरफ से जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती है ना अपने, उनसे लिए गए हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न रिवाइज होते हैं, दोबारा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप नोट भी कीजिएगा साथ साथ। और वीडियो देखने हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।